दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करते हैं तो इससे काफी फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, आपके टारगेट ऑडियंस के प्रति रीच बढ़ जाता है। दूसरा फायदा, आपकी सेल्स में इजाफा हो जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टेक्निक से काफी अच्छी होती है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर हम लोग रखने वाले हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स किस टाइप्स के होते हैं और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर्स पे कितने पैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है। तो अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो टीवी पे काफी एड्स रन करते थे। हालांकि एक नया एड्स भी स्टार्ट हुआ जो ब्यूटी फेयर क्रीम फॉर मेन के लिए निकला था। उससे पहले कोई इस तरह का क्रीम नहीं निकला था। अगर कोई क्रीम निकला है तो वो रिस्पेक्टिव ऑडियंस के लिए नहीं था। तो वो क्रीम यूज करने के बाद उस एड में शाहरुख खान नजर आते थे। तो लोगों ने शाहरुख खान के एड की वजह से उस प्रोडक्ट को काफी खरीदा। बट उससे क्या वो रिजल्ट्स आए? क्या वो उनका स्किन फेयर हुआ? नहीं। तो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज क्यों किया? वो प्रोडक्ट उन्हीं इसीलिए परचेज किया बिकॉज उन्होंने इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखाया। आज के इस टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ अब टेलीविजन तक ही सीमित नहीं रह गया है। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह के काफी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड हो चुका है बिकॉज ऑडियंस इन सारे प्लेटफॉर्म को टेलीविजन से ज्यादा यूज कर रही है। नेचुरली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो मार्केट डिमांड है इस वजह से काफी ज्यादा हो गया आजकल। और साथ ही साथ उनकी रीच और साथ ही साथ जो उनके फैंस के ऊपर उनका जो ट्रस्ट है वो काफी अच्छा उनके ऊपर बना रहता है। आइए ये जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है और इन्फ्लुएंसर्स इसमें क्या अपना रोल अदा करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जहां पे इन्फ्लुएंसर्स किसी एक ब्रांड का ब्रांड प्रमोशन और उनकी ब्रांडिंग करते हैं अपने चैनल पे। मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में वो अपने चैनल में बताते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ऑडियंस को ये एडुकेट करते हैं कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से उनके पास क्या क्या फायदा होने वाला है। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर्स उस वीडियो में ये मेक श्योर करते हैं कि वो ब्रांडिंग का सारा डिटेल्स करेक्ट मेंशन कर रहे हैं और अगर वो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूज अपने ऑडियंस पे रीच आउट कर सके ताकि उस पर्टिकुलर ब्रांड ओनर को उस पर्टिकुलर ब्रांडिंग या प्रमोशन से सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिल सके। इन रिटर्न आरओआई उनका अच्छा हो सके। तो ये तो बात हुआ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर क्या रोल प्ले करते हैं उसके बारे में। तो अब लोगों के बारे में ये भी डाउट्स है कि इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत तरीके के होते हैं जिनका रेंज शायद 1000 फॉलोअर से लेके मोर देन 10 मिलियन फॉलोअर्स तक भी होंगे। तो जिनको अपना प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करानी है तो वो किस टाइप को इन्फ्लुएंसर्स को सेलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ उनका नीच ऑडियंस मतलब जो टारगेटेड ऑडियंस में है वो फिर उस तरीके सिलेक्शन करते हुए वो अपने इन्फ्लुएंसर के पास कैसे जाएंगे, आइए इस वीडियो में उसी के बारे में जानते हैं। इन्फ्लुएंसर को भी 5 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में उनको क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन या ये अंतर नंबर ऑफ फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर जिनकी नंबर ऑफ फॉलोअर्स फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब या किन्हीं एक भी प्लेटफॉर्म पे मोर देन 1000 फॉलोअर्स एंड लेस देन 10,000 फॉलोअर्स आते हैं, उनको हम नैनो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन में माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। इनका नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो होता है वो 10,000 से ज्यादा होता है एंड 50,000 से कम होता है। इन सारे रेंज में जो भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं उनको हम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। तीसरा जो हो गया वो हो गया मिड टियर इन्फ्लुएंसर जिनका नंबर ऑफ फॉलोअर्स 50,000 से ज्यादा होता है लेकिन 5 लाख से कम होता है, उनको हम लोग मिड टियर इन्फ्लुएंसर कहते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर को हम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। मतलब इनका जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स होता है वो 5 लाख से लेके अब मिलियन फॉलोअर से कम होता है। जो भी इन्फ्लुएंसर इस रेंज में आते हैं उन्हें हम मैक्रो इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और सबसे लास्ट में हम जो बोलते हैं वो होता है मेगा इन्फ्लुएंसर। जैसे कि वर्ड में ही मेगा वर्ड ऐड हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं उस इन्फ्लुएंसर की रीच कितनी होगी। जी हां, जो भी इन्फ्लुएंसर 1 मिलियन फॉलोअर्स से ज्यादा रीच लेके चल रहे हैं उनको हम लोग मेगा इन्फ्लुएंसर कहते हैं बिकॉज उनकी नंबर ऑफ ऑडियंस जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा है। उनका इंपैक्ट भी
किसी भी ऑडियंस को सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वो मेगा इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रील इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसर्स, तो इस तरह, या फिर बिजनेस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसर्स, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं। सो हमें इस चीज में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट और सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम अपने किस इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई एक इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट किया, वो जो कि एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है जिसका नंबर ऑफ फॉलोअर्स शायद 3 मिलियन और 4 मिलियन हो सकता है, तो वो शायद प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपीस चार्ज करे। लेकिन सेम अगर कोई इन्फ्लुएंसर, अगर बात करें हम एजुकेशनल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसर की बात करें, और वो एजुकेशन फील्ड में, लेकिन उसका नंबर ऑफ रीच या फॉलोअर्स 1 मिलियन ही है, बट उसके लिए टारगेट ऑडियंस है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड पे बिलोंग करते हैं और उनको टिकटॉक वाले व्यूअर्स नहीं है, तो वो भी शायद 1 लाख से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, 3 से 4 लाख चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर नीच कैटेगरी के वो इन्फ्लुएंसर है। सो आपको भी जब इन्फ्लुएंसर पे इन्वेस्ट करना होगा तो इन सारी चीजों का ध्यान हमेशा रखना होगा। तो हम लोग ने जाना कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं और कितने तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा आरओआई भी अच्छा हो, टारगेट ऑडियंस पे भी हम अच्छा रीच करें और डेफिनेटली बजट फ्रेंडली भी हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस रेंज में सबसे पहले नैनो इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, तो जो कि इनका नंबर ऑफ फॉलोअर्स आप लोग ने जाना कि बहुत कम है, तो मोस्टली ये शायद ये प्रोडक्ट्स शुरुआती स्केल में फ्री में भी प्रमोट कर सकते हैं, यूज करके, पहन करके, इस तरह के हो सकते हैं, या फिर ये मैक्सिमम 1 से 2,000 चार्ज करते होंगे, उनसे ज्यादा इनकी चार्जिंग कैपेसिटी नहीं हो सकती है। और अगर हम बात करें माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का, जिनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स 10,000 से 50,000 के बीच में बिलोंग करते हैं, तो उन पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप 10,000 से लेकर 15,000 भी उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा इन दोनों के। आइए और भी तीनों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम उसी में आगे बढ़ते हैं। तो मिड टियर इन्फ्लुएंसर को अगर हम बात करें, जिनका रेंज 50,000 से लेके 5 लाख तक का होता है, उनका जो प्राइसिंग पार्ट होता है वो कहीं से 20,000 से लेके 1 लाख के बीच में उनका शायद चार्जिंग कॉस्ट हो सकता है। तो अगर हम बात करें मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जिनका 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं एंड 1 मिलियन से कम फॉलोअर्स हैं, तो उनका जो कैपेसिटी चार्ज हो सकता है वो शायद 50,000 से लेके 1 लाख या 1.5 लाख तक का चार्ज हो सकता है। और अगर हम मेगा इन्फ्लुएंसर्स की तरफ बात करें तो इनका मिनिमम शायद चार्जिंग प्लान ही 1 लाख होता है। अगर हम और टारगेटेड ऑडियंस या फिर हम और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की तरफ इसमें बढ़ते हैं तो उनका रेंज भी और बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर विराट कोहली की बात करें, उनका सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बहुत है, तो वो भी मेगा इन्फ्लुएंसर में भी आते हैं। तो अगर हम उसको भी कांटेक्ट करें, जिनका 1 मिलियन प्लस चैनल है, तो वो भी मेगा इन्फ्लुएंसर के अंदर ही आते हैं। लेकिन ये डिपेंडेंट ये करता है कि हम कौन से प्रोडक्ट को और किस इन्फ्लुएंसर को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बजट फ्रेंडली रहे और साथ ही साथ हमारा प्रमोशन भी उसी बजट के अंदर कंडक्ट हो जाए। ये तो रहा अलग अलग रेस्पेक्टिव माइक्रो या फिर मिनी, नैनो, मेगा इन्फ्लुएंसर के बारे में, जहां पे हम लोग ने जाना कि ये अलग अलग प्रमोशंस के लिए कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें मेगा इन्फ्लुएंसर में, आप देख रहे होंगे इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। बट अगर हम आरओआई की बात करें, हम ब्रांड प्रमोशंस की बात करें, तो मेगा इन्फ्लुएंसर इस मार्केट में सबसे ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि मेगा इन्फ्लुएंसर से आप अपने ब्रांडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपकी आरओआई दुगनी तरीके से वापस आती है, आपकी सेल्स उतनी बढ़ती है। तो यह जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, आपकी ब्रांड की रीच कितना है, यह भी एक जरूरी है कि आप किस इन्फ्लुएंसर से उस प्रोडक्ट को रीच आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स एंड विजिबिलिटी उसी तरीके से प्रमोट भी होगी। सो दोस्तों, ये तो रहा इस वीडियो में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, इन्फ्लुएंसर के बारे में और कितने तरीके के इन्फ्लुएंसर होते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए अपने इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस के इंडस्ट्री में उसी इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला इसमें है हैशटैग। तो जब भी आप इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करने जाते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन करें और ऐप में फॉर एग्जांपल कि अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है तो जाके वहां सर्च में डिजिटल प्रोडक्ट आप लिख लीजिए। बगल में जो सर्च रिजल्ट्स अलग अलग ऑप्शंस के आता है, उसमें आप टैग्स को ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए कि हैशटैग से रिलेटेड आपको सर्च दिखाना शुरू कर देगा।
उसी में आप जाइए, रिव्यू कीजिए या ब्राउज कीजिए, आपको आपके पोस्ट से रिलेटेड और डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट का आपको व्यू या ऑप्शंस मिलने लगता है। आप उसमें जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से पोस्ट के रिलेटेड वीडियोस या स्टैटिक पोस्ट डाले हुए हैं जिस वजह से, और उनको रीच कितना आया हुआ है। तो आपको ये सिलेक्शन करने में आसानी होगा कि आप किन इन्फ्लुएंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उस इन्फ्लुएंसर को जाके डीएम करके उनसे डिटेल्स ले सकते हैं, और अगर आपको स्टैटिक पोस्ट या रील्स की भी जरूरत है तो अपने रिक्वायरमेंट्स उनको मेंशन कर सकते हैं और उनसे कोटेशन ले सकते हैं। सो दोस्तों, ये रहा फर्स्ट टेक्निक, हैशटैग्स। क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ इंडिया में नहीं यूज होता है और भी ग्लोबल सेक्टर्स पे यूज होता है। सो अगर फॉर एग्जांपल हम कह सकें कि हैशटैग फैशन यूज करते हैं, तो आपको जो सर्च रिजल्ट्स जो आते हैं उसमें आपको इंडियन रिजल्ट्स के साथ साथ फॉरेनर रिजल्ट्स भी आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक फिल्टर यूज करना होगा। वो फिल्टर में आप जाके लिख सकते हैं फैशन इन इंडिया या हैशटैग फैशन इंडिया, तो आपको इंडिया से रिलेटेड सर्चेस दिखाने लगेंगे। इससे आपकी जो सर्च रिजल्ट्स है वो काफी कन्फाइड हो जाएगी और आपको बेस्ट इन्फ्लुएंसर मिल सकते हैं, और साथ ही साथ जो अलग अलग सर्च रिजल्ट्स है जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, आप उनसे बचे रह सकते हैं। सेकेंड टेक्निक है लोकेशन और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम ए रेस्टोरेंट ओनर और मेरा बैंगलोर लोकेशन पे एक नया रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, तो मुझे उसके प्रमोशन के लिए ऑब्वियसली बैंगलोर बेस्ड इन्फ्लुएंसर की ही जरूरत पड़ेगी, ना कि अगर मैं कोई डिफरेंट सिटीज, फॉर एग्जांपल दिल्ली के इन्फ्लुएंसर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो फिर क्या दिल्ली के कस्टमर्स मेरे पास खाने आएंगे, बैंगलोर नहीं आएंगे। तो मुझे बैंगलोर लोकेशंस के ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उन्हीं पास ये प्रमोशंस पहुंचानी है। तो ये कैसे होगा, तो अगर मैं अपना प्लेस लिख के बैंगलोर लिख के सर्च करूं और लोकेशन पे चले जाऊं तो मुझे बैंगलोर प्लेस लोकेशन के साथ साथ मीम्स, पेजेस, रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। तो उन्हीं तरह मैं जाऊंगा कि टारगेट ऑडियंस या स्टैटिक पोस्ट, रील्स किसके ज्यादा हैं, तो मैं उनको ट्राई आउट करूंगा, रीच करने की कोशिश करूंगा और उनसे कोटेशन लेने की कोशिश करूंगा। इस तरह मेरी जो एक्यूरेट लोकेशन की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रमोशन है वो इस टेक्निक से पूरी हो सकती है। थर्ड टेक्निक होती है, वो होता है लुक एट योर ब्रांड फॉलोअर्स। मतलब कि आपके मान लीजिए कि इंस्टा पेज पे से कि आपके पास 200 ही फॉलोअर्स हैं या 150 फॉलोअर्स, इतने ही कम, बिकॉज आप नया स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट स्टिल आप वो सारे फॉलोअर्स पे भी जा सकते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो और भी किस किस पेजेस को लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इससे आपको ये फायदा मिल सकता है कि अगर कोई 10-20 फॉलोअर्स एक ही पेज को लाइक कर रहे हैं या एक मीम पेज को भी लाइक कर रहे हैं, तो आप उस मीम पेज के एडमिन के पास जाके उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनके मीम पेज पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशंस के लिए कितने पैसे चार्ज कर सकते हैं। सो इस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं लाइक फॉर लाइक फॉलोअर्स, जहां पे आप अपने फॉलोअर्स को भी देख सकते हैं कि वो भी और किसी भी एडजेसेंट पेज को कैसे लाइक करते हैं, और वो भी एडजेसेंट पेज पे आप अपना प्रमोशन रन कर सकते हैं, बिकॉज और भी टारगेटेड ऑडियंस आपको उस मीम पेज पे शायद मिल सकते हैं। सो ये होता है थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक होती है कॉम्पिटिटर रिव्यू। कॉम्पिटिटर रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपके कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेम उस प्रोडक्ट्स को कौन आपको कंप्यूटर कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, उसकी रीच क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है, वो किस इन्फ्लुएंसर को कैच किया हुआ है, उसकी बजट क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं और उस बेसिस पे भी आप अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे किस इन्फ्लुएंसर को यूज करके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। आप भी जाके सेम इन्फ्लुएंसर को डीएम करके उनके प्राइसेस पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो आपके बजट फ्रेंडली है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके कंप्यूटर उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो आपको भी उससे बेनिफिट जरूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूं और मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है, सो मैं उसी इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करूंगा जो कि शूज के कैटेगरी में मार्केटिंग करते हैं, जिनकी शूज के कैटेगरी में इनके ऑडियंसेस या फॉलोअर्स हैं। ऑब्वियसली मैं एज अ कॉम्पिटिटर नाइकी, प्यूमा, एडिडास इनको सेलेक्ट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली क्योंकि इनकी रेंज बहुत हाई है। इनके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली भी होते हैं, सो उनकी चार्जेस तो बहुत हाई होती हैं। सो ऑब्वियसली मैं उन इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करूंगा जो मेरे बजट के फ्रेंडली हो। और हाँ, कॉम्पिटिटर का यह मतलब होता है कि आप उस कॉम्पिटिटर को चूज करें जो आपसे 10-12 कदम अहेड हो, ना कि वो कॉम्पिटिटर जो आपके एट पार में हो या फिर आपके नीचे हो, बिकॉज आपको उन्हीं से आइडिया मिल सकता है कि वो आपके बिजनेस से इतना आगे क्यों है, तभी आपको उनसे कुछ इनपुट्स मिल सकता है। फिफ्थ टेक्निक है फैन पेज प्रमोशन। तो जैसे मैंने पिछला एग्जांपल में कहा था कि मैं एक शू मैन्युफैक्चरर हूं, मैं शू को मैन्युफैक्चर करता हूं, तो मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जरूरत है। सो हम सभी जानते हैं कि तब मुझे किस इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि इस कैटेगरी में अपने आप को प्रमोट करते हो या अपना प्रोडक्ट्स को, अपने पेजेस को उसी पेज पे ले जाते हैं, उनके टारगेट ऑडियंस भी उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सभी जानते हैं कि शूज में एक सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर किसी एक बड़ी कंपनी का है विराट कोहली। तो
अगर मैं विराट कोहली के पास जाके अपना पेज प्रमोट करने के लिए उनको बोलता हूं तो शायद मैं उनकी चार्जेस ना पे कर पाऊं, मैं अपनी पूरी एसेट बेच के भी उनके चार्जेस फुलफिल नहीं कर पाऊं, तो ये तो मेरे लिए फीजिबल कहीं नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो नेक्स्ट जो इमीडिएट टेक्निक होती है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं सर्च करूंगा विराट कोहली फैन पेज क्लब या विराट कोहली फैन पेज या विराट कोहली पेज। वहां पे मैं जाके देख सकता हूं कि उनके इन्फ्लुएंसर्स कैसे हैं, उनके मार्केटिंग टेक्निक्स क्या हैं, उनके पोस्ट पे कितने व्यूज आते हैं, उनकी रील्स पे कितने व्यूज आते हैं। डीएम करके उनसे रिजल्ट्स ले सकते हैं, बजट पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं और वैसे हम लोग प्रमोशंस कर सकते हैं फैन पेजेस पे। सो इससे हमारा क्या होता है कि टारगेट ऑडियंस भी वही होती है, बट यही है कि बजट फ्रेंडली के अंदर हमारा काम हो सकता है। तो दोस्तों ये तो रहा कि आप अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कैसे टेक्निक्स यूज करके आप अपने लिए करेक्ट इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपने लिए करेक्ट इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक रहेगा या प्रॉब्लम रहेगी वो है बजट में आना सारा काम। सो आप इस तरह 10-12 इन्फ्लुएंसर्स को एक साथ एक लिस्ट बना सकते हैं। उस लिस्ट के बाद आप उनको पर्टिकुलरली डीएम या मेल कर सकते हैं और उनसे उनके चार्जेस पूछ सकते हैं। सो इन सारे 10-12 चार्जेस जब आपके पास आ जाएंगे रिवर्ट्स, तो उसमें से आप अपने लिए बेस्ट बजट फ्रेंडली इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करके उनके पास अपना वर्क दे सकते हैं प्रमोशंस के लिए। सो इन सब टेक्निक से आप अपने लिए करेक्ट इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज तरीके से प्रमोट कीजिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट सामने आए। सो ये तो रहा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, या फिर कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, ले लेते हैं होस्टिंग का कोई आपके पास एक टूल है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे अगर आपको ऑडियंस के पास जाना है तो आप क्या करेंगे कि सोशल मीडिया के थ्रू आप एड्स चलाएंगे। आप मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, या फिर सेल, कोई भी आपका मोटिव हो सकता है, उसके लिए आप एड्स रन करेंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल वे है वहाँ पे क्या करते हैं कि हम गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इस तरीके से एड्स रन करके हमारा, मान लीजिए होस्टिंग का जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया था कि एक्स कंपनी का एक होस्टिंग टूल था जो वो एडवर्टाइज या सेल करना चाहते हैं। एंड वो क्या करेंगे, यहाँ पे पेड एड्स यूज करेंगे एंड देन उसके थ्रू जो है वो फिर वहाँ पे जो भी कन्वर्जन है वो लाने का ट्राई करते हैं, अपनी ऑडियंस तक रीच करने का ट्राई करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे ये तो अपना नॉर्मल अप्रोच हो गया। अब यहाँ पे एक और जो अप्रोच है वो ये हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करें। अब इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जिनका एक सर्टेन सेट ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, एक नंबर होता है, जैसे 50,000, 1 लाख, 1 मिलियन, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। तो इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जिनका एक कोई वो एक नीश रहता है उनका, एंड नीश के अंदर उनके एक लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंस होते हैं फॉलोअर्स जो उनके हैं इन्फ्लुएंसर्स के, जो भी वो रेकमेंड करते हैं उससे। तो इन्फ्लुएंसर्स का मेन पॉइंट यहाँ पे सेल करना नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड करना होता है उनके जो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं उनको, ठीक है। अब नाउ कमिंग बैक टू हमारा एग्जाम्पल जो था, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक होस्टिंग टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स कंपनी थी वो क्या करेगी कि सेम उनका जो नीश है, होस्टिंग टूल जो है उनके पास, उसके लिए वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढेगी जो ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या फिर अपने फॉलोअर्स के सामने रख सकते हैं। जैसे ऐसा कोई भी पर्सन जो वेबसाइट डेवलपमेंट में अच्छा हो या फिर जो वेबसाइट से रिलेटेड बात करता हो, जहाँ पे होस्टिंग इन्वॉल्व हो, बेसिकली एसईओ का भी कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स या आप कह सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको हम अप्रोच करते हैं एंड यहाँ पे उनको हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं एंड प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं कि फिर प्रमोट करते हैं। अब प्रमोट करने के लिए किसी भी फॉर्म में जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, वो आपका एक इमेज भी हो सकता है, एक वीडियो भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है एंड मल्टीपल भी हो सकता है या एक पोस्ट भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये इफेक्टिव कैसे होता है कि आप जनरली जो एड्स चलाते हैं वो ऑडियंस को टारगेट करके चलाते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होती है कि आप बस एक पर्सन से कनेक्ट होते हैं जिनका जो ऑडियंस होता है वो आपके नीश से सिमिलर होता है। एंड आप जब उनको प्रोडक्ट देते हैं तो जो वो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो लॉयल फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो लॉयल जो फॉलोअर्स होते हैं उनके हो सकता है कि उनके बात से इन्फ्लुएंस हो। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके इन्फ्लुएंसर के बीच में किस टाइप का डील हो सकता है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आप उनको बताएं कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो आप पोस्ट कर रहे हैं, जो भी है, जिस भी टाइप का आप कंटेंट डाल रहे हैं उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाएगा। ये एक हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस बात पे हो सकती है। एक ये भी हो सकता है कि आप उनको एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हैं पोस्ट करने का एंड जो कन्वर्जन है, अब उसके लिए यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि उनके थ्रू कितना कन्वर्जन आ रहा है, कोई लिंक के थ्रू या कैसे भी कूपन वगैरह। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि एक
अगर सर्टेन अमाउंट आपके, पहले तो आप सर्टेन अमाउंट उनको दे रहे हैं, एक अमाउंट उनको आप जब वो पोस्ट करते हैं तब आप उनको देते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे उनके एंड से सेल आता है, मान लीजिए एक सेल आता है तो आपको एक कोई परसेंटेज जो है हम इसमें से आपको देंगे, 10%, 5%, कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनी एंड इन्फ्लुएंसर के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, या फिर वो म्यूचुअली एग्री करते हैं उस पॉइंट पे कि वो कैसे डील को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे इसको क्लोज करना चाहते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, सो ये आप एक समझ सकते हैं, इसको बेसिकली हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक अब तरीके से देखेंगे तो एक विन विन सिचुएशन हो जाती है इन्फ्लुएंसर के लिए भी, एंड आपके जो कंपनी या जो मैन्युफैक्चरर जो भी कंपनी हो सकती है उसके लिए एक विन विन सिचुएशन है। इन्फ्लुएंसर के लिए कैसी होती है कि अगर उसके पास मान लीजिए एक 50,000 या 1 लाख जो भी उसके पास फॉलोअर्स है, उनके थ्रू वो उसको मोनेटाइज कर पा रहा है, उनको यूज़ कर पा रहा है, या फिर उनको रिकमेंड कर पा रहा है टूल्स को, एंड उसके थ्रू वो अर्न कर पाता है, ठीक है। अब कंपनी के लिए कैसे विन विन सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा एक टीम नहीं बैठानी पड़ती, एडवर्टाइजमेंट रन नहीं करना पड़ता, एनालिसिस नहीं करना पड़ता है, वो बस उनको बस इतना ये पता होना चाहिए कि उनकी ऑडियंस कौन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को देख सकते हैं, एंड फिर इन्फ्लुएंसर्स जो है अब आप उनके प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं, एंड फिर अकॉर्डिंगली जो आगे का प्रोसेस होता है। फिर अब यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर उसमें से एक मैं फैक्टर की बात करूँ तो ये फैक्टर है कि ऑडियंस जो है उनकी वो कितना इंगेज करिए। अब यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए मेरे पास 50,000 फॉलोअर्स हैं, एंड उसमें से जो है वो पूरी की पूरी ऑडियंस जो है वो डेड है, पर यहीं पे सेम टाइम पे एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 10,000, 15,000 या 20,000 उसके पास फॉलोअर्स है, पर जो भी वो कंटेंट डालता है उसकी ऑडियंस उसमें एंगेज होती है, उस पर एक्शंस लेती है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करने के लिए होती है ऑडियंस के अलावा। तो ये तो हो गया कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं ध्यान रखने के लिए, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि इट्स नाउ नो लॉन्गर अबाउट सेलिब्रिटीज़। ये सिर्फ आजकल सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही जो मार्केटिंग है वो कर रहे हैं। आजकल बहुत से मार्केट में नैनो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जिनको ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, जो कि उनके बजट में बैठते हैं। सो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बेसिकली वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आजकल बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें और बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो इसमें ध्यान रखने की है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, वो है कि नोइंग योर ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, एक तो जिनको एडवर्टाइज कराना होता है और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो एडवर्टाइज़र होता है उसको तो पता होना ही चाहिए कि उनका नीश क्या है, उनके लिए कौन से ऑडियंस सही है, उनके प्रोडक्ट को वो किसे टारगेट कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट के लिए। पर साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर को भी पता होना चाहिए कि उसके पास जो इतनी बड़ी फॉलोइंग है, मान लीजिए छोटी से छोटी जो भी फॉलोइंग है उसके पास, वो क्या प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, वो किस टाइप का प्रोडक्ट्स वो दिखा सकता है अपने ऑडियंस के सामने। सो अपने ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या एज ग्रुप है, किस टाइप के प्रेफरेंस है उनकी। सो ये सारा जो बेसिक डिटेल्स है अपने ऑडियंस के बारे में रखना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। अब ब्रांड्स जो है जब यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं कि उनका क्या प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने नीश के अकॉर्डिंग, फिर वो अपने, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बजट हो सकता है, टाइमिंग हो सकता है, कुछ लोगों को प्लेस पे चाहिए होता है, उनके लोकेशन पे चाहिए होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तो इन्फ्लुएंसर को वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके लिए सेवरल पॉइंटर्स आर देयर, थोड़े उसमें डिलीवरेबल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो इन्फ्लुएंसर में। अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, वेबसाइट कह लीजिए उन्हें या कुछ भी कह लीजिए, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, एंड जो एडवर्टाइज़र होते हैं वो डायरेक्टली जाकर इन्फ्लुएंसर से वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना जो डील है वो वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट एंड सपोर्ट टू इन्फ्लुएंसर्स। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको देने के साथ साथ आपको किस टाइप का कंटेंट है आपके पास, अगर अपने प्रोडक्ट रिलेटेड कोई रेफरेंस है या फिर आपके पास कोई ब्लॉग है, कोई डिटेल्स है, तो इन सारी चीज़ों का जो सपोर्ट है वो भी आपको इन्फ्लुएंसर्स को देना होता है, क्योंकि जो एडवर्टाइज़र होता है उसके पास ही सबसे ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है जो प्रोडक्ट है उसकी। तो ये जो बेसिक सपोर्ट है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अराउंड या आपके ब्रांड के अराउंड, वो हमें जो सपोर्ट है वो इन्फ्लुएंसर्स को देना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस।
अब आपने कैंपेन रन करा दिया या फिर आपने इन्फ्लुएंसर्स को दे दिया एक वीडियो रन करने के लिए, उस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने सिर्फ एक जन को, एक इन्फ्लुएंसर को ना देके आपने मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को दिया हो। तो यहाँ पे ये मॉनिटर करना कि कौन से इन्फ्लुएंसर का किस टाइप का जो कंटेंट है वो चल रहा है, किस टाइप के कंटेंट पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारा एनालिसिस करना हो गया, या फिर आपके बजट का कैसा पड़ा। तो ये सारा जो मॉनिटरिंग है, ये जो सारा एनालिसिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। सिर्फ प्रोडक्ट दे देना, वीडियो बन गया, उतना ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट नहीं होता है। इसमें ये भी पार्ट होता है कि आप उसको सही से मॉनिटर करें, एनालिसिस करें, ताकि वो आपके लिए एक अच्छा फ्रूटफुल आउटपुट दे सके। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम इसी तरीके के और कंटेंट के साथ आते रहते हैं। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।